Good morning, everyone. My name is Ankit Ghar. Welcome back to my channel. Today we are going to cover 21st September current affair. तो फर्स्ट पेज द हिंदू का ये है और भी रिलेटेड पेजेस के बारे में जो जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो वन डिस्कशन करते हैं। इवन दो फाइनेंशियल एक्सप्रेस से भी, मिंट से भी, इंडिया एक्सप्रेस से भी, और जो भी पीआईबी पीआरएस से वहां से। सो फर्स्ट न्यूज़ है, बॉम्बे हाई कोर्ट स्ट्राइक्स डाउन सेंटर अमेंडेड आईटी रूल्स। इसके बारे में डिस्कशन कर लेंगे, दिस इज इंपॉर्टेंट। तिरुपति लड्डू रो स्नोबॉल सेंटर ऑर्डर्स इन्वेस्टिगेशन, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। उसके बाद बाकी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है इस पेज पे। तो सबसे पहले बॉम्बे हाई कोर्ट स्ट्राइक्स डाउन सेंटर अमेंडमेंट आईटी रूल। बेसिकली क्या हुआ था, एक फैक्ट चेक यूनिट बनाई थी। गवर्नमेंट ने बोला था कि कोई भी फॉल्स और फॉल्स इंफॉर्मेशन या फेक है और मिसलीडिंग है गवर्नमेंट के बारे में, तो वो जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे होगी उनको हटाना पड़ेगा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। और इसके बेसिस पे इन्होंने गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था ये फैक्ट चेक यूनिट के बारे में। बट उसके बाद एक मिस्टर कुणाल कामरा है जिन्होंने पेटिशन फाइल की अगेंस्ट दिस पर्टिकुलर थिंग, और इसमें ये कह रहे हैं वॉयलेशन हुआ है फंडामेंटल राइट ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का, और राइट टू इक्वालिटी का। तो राइट टू इक्वालिटी का जो आर्टिकल होता है वो आर्टिकल 14 होता है, और फ्रीडम ऑफ स्पीच का आर्टिकल जो होता है वो 19 होता है, और 19(1)(g जो है फ्रीडम एंड राइट टू प्रोफेशन, ये भी एक है। तो इस पर्टिकुलर सिनेरियो के बेसिस पे जब अप्रैल 2023 के अंदर जब सिचुएशन हुई थी, तो पिटिशन फाइल करने की, और अप्रैल 24 में जो है आईटी रूल अमेंडमेंट डज नॉट सीम टू ऑफर प्रोटेक्शन टू द पैरोडी एंड सटायर ऑफ जस्ट बॉम्बे हाई कोर्ट। और उस टाइम पे बेसिकली बॉम्बे हाई कोर्ट के टाइम पे दो जजेस की बेंच ने ये सुना था। दो जजेस की बेंच ने, एक ने गवर्नमेंट के प्रो बोला था, एक ने पेटिशनर के प्रो बोला था, तो वो टाई हो गया था। उसके बाद एक नेक्स्ट जस्टिस के पास गए, कोर्ट डिलीवर्स स्प्लिट वर्डिक्ट, और उसके बाद जस्ट तो उन उन जस्टिस का जो था नाम था जस्टिस पटेल था और जस्टिस गोखले था। उसके बाद बाद में जस्टिस चंद्रूकर के पास गए, और उस चंद्रूकर के पास बेसिस पे जाने के बाद इन्होंने डिस्कार्ड कर दिया। अभी हाई कोर्ट में भी सुप्रीम कोर्ट में भी जाएगा तो भी चांसेस लगते हैं कम ही है। इसमें गवर्नमेंट ने बोला कि जो फेक मिसलीडिंग और ये वाली चीजें हैं, फॉल्स वाली चीजें, इनकी एक्सप्लेनेशन काफी वेग है, इनको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। और इसमें जो फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, राइट टू प्रोफेशन, ये सारी चीजें आर्टिकल्स वायलेट हो रहे हैं, तो इसको अभी वो किया जाएगा। और इससे डेमोक्रेसी को भी वो है, तो इसलिए इसको रद्द किया जाएगा इस फैक्ट चेक यूनिट को। अब लेट्स सी कि गवर्नमेंट कहाँ जाती है सुप्रीम कोर्ट के बाद, और क्या सिचुएशन है। उसके बाद आपको पता है तिरुपति तिरुपति आंध्र प्रदेश में, अ, आंध्र प्रदेश में वन ऑफ द रिलीजियस प्लेस है, और इसमें दुनिया के चारों तरफ से लोग इसको देखने आते हैं, नॉट ओनली इन इंडिया। और इसका कंसेप्ट ये था बेसिकली, कलयुग में जो भी संकट आएगा जब दुनिया पे, तो लॉर्ड वेंकटेश्वर जो कि विष्णु का अवतार होंगे वो जन्म लेंगे, और उसके कंसेप्ट पे ये मंदिर बनाया गया है। और इस मंदिर के इटसेल्फ, आप अगर मैं थोड़ा सा स्टैट्स की बात करूं तो इस मंदिर के पास 2.5 लाख करोड़ के आसपास के एसेट्स हैं। 10.25 टन के आसपास इसके पास सोना भी है। 15-16 हजार करोड़ की एफडी भी ये रेगुलर करते हैं। और इसमें डेली 1.5 लाख बंदे जो हैं विजिट करते हैं, और 60,000 लड्डू जो है डेली बनते हैं एज ए प्रसाद फॉर्म के बेसिस में। तो उससे रिलेटेड चीज है, और ये काफी रिलीजियस और स्पिरिचुअलिज्म का केंद्र है इंडिया के अंदर, और खासकर तमिलनाडु के अंदर। तो इसमें केस क्या हुआ कि उनका जो प्रसाद के लड्डू बनते हैं उसमें बोला कि भाई इसके अंदर जो है एनिमल फैट मिला गया है। एनिमल फैट का मतलब है कि फॉरेन फैट, और उसमें बेसिकली मेन तो वो कह रहे हैं कि पिग का टेलो मिला है, और लार्ड मिली है, और उसके बाद फिश ऑयल मिला गया है। सो जो तिरुपति ट्रस्ट सेंटर है जो ये प्रोक्योरमेंट करता है, वो एक प्राइवेट डेयरी से ये प्रोक्योर करता है जो कि डिंडीगुल में है। और उन्होंने बोला है कि आज तक हम 25 साल हो गए इसके बिजनेस में रहते हुए, आज तक हम हमारे कोई कंप्लेन नहीं हुई। हमने एसओपी के सारे फॉलो किए हैं बिफोर शिपमेंट्स, और उसके बाद जो है हमारे पास वो सारे सर्टिफिकेशन है, एफएसएसएआई अप्रूव्ड है। तो अब इसके बेसिस पे जो वहाँ के यूनियन हेल्थ मिनिस्टर जेपी नड्डा ने रिपोर्ट मांगी है, जो कि आंध्र प्रदेश के सीएम है एन चंद्रबाबू नायडू से। अब एन चंद्रबाबू नायडू ने जो है पॉलिटिकल गेम शुरू कर दिया, बोले ये हाँ हो सकता है, इसमें मिलेगा, और इसमें मिलने के बाद जो है
इंडल्ज किया कि ये तो प्रीवियस गवर्नमेंट से ऐसे ही चलता आया है, बट एज सच जो घी सप्लाई करता है वो कहता है कि ये तो नहीं ही है। तो अभी इसका फैक्ट चेक होएगा, और उसके बाद वैसे एक इनिशियली रिपोर्ट में ये सारी चीजें पाई गई हैं, बट उसके ऊपर उस रिपोर्ट के ऊपर 100% रिलाई नहीं कर सकते। उन्होंने बोला कि हम ये फेक भी हो सकती है, द रीजन बिहाइंड कि भाई जो जब गाय इनिशियली जब वो थोड़े दिन जब उन्होंने काफ का जन्म दिया होता है, तो उस टाइम पे अगर उस दूध का घी बनाया होता है तो उसमें भी इस तरह के कंपोनेंट्स मिल सकते हैं। तो इसलिए बिल्कुल 100% श्योर नहीं है कि इसके अंदर ये मेल फंक्शन हुआ था या एडल्ट्रेशन हुआ था। तो अभी ओवरऑल ये रिपोर्ट है, तो यूनियन मिनिस्टर ने रिपोर्ट मांगी है पूरी। और यूनियन फूड सेक्रेटरी, फूड मिनिस्टर प्रहलाद जोशी आल्सो सेड दैट उसने इन्वेस्टिगेशन के लिए टीम बैठा दी गई है एफएसएसएआई वगैरह के, वो सारे चेक पॉइंट्स के बेसिस पे। उसके बाद जो डिंडीगल के अंदर वो एआर डेयरी है, उन्होंने बोल दिया है कि भाई हमारे हमने तो सारे फॉलो किए और हमारे उसमें ऐसा कोई नहीं है, और हम अक्रॉस द पैन इंडिया बोलते हैं ये तो हमारा 1% ही यूटिलाइज 0.1% है। तो जो हमारे शिपमेंट्स का है, तो हमें आज तक किसी ने कोई कंप्लेन नहीं किया है, तो इट इज नॉट दैट मच कंसर्न की जो रिपोर्ट्स हैं वाइट भी दे आर फॉल्स, सो दैट्स व्हाई अभी रिपोर्ट और इन्वेस्टिगेशन के लिए टीम बैठेगी। उसके बाद आप देखोगे पुणे में ये जो ट्रक ड्राइवर है, जो एक्चुअली साफ करने वाला और कूड़ा कचरा उठाने वाला जो है, ड्रेनेज क्लीन करने वाला जो ट्रक था, ये अभी एक होल के अंदर सिंक कर गया। और उसके बाद एवरीवन इज प्रेजिंग अबाउट कि क्या किस हिसाब का इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, ये इंडिया में ही देखने को मिल सकता है आपको। दिस इज नॉट द बेसिकली एनी पेंटिंग, इट इज एक्चुअलिटी। बाकी बंदा सेफ था, बाकी जो टैक्स पेयर मनी है वो पता नहीं कहाँ जाता है। और जिस हिसाब की करप्शन है इंडिया में, इट इज डिफिकल्ट टू मैनेज एनीथिंग और एवरीथिंग। आप देख लो यूट्यूब, सुप्रीम कोर्ट का जो यूट्यूब चैनल है वही हैक कर लिया गया, और उसके ऊपर जो है क्रिप्टो करेंसी का प्रमोशन किया गया, जब सुप्रीम कोर्ट का यूट्यूब चैनल भी सिक्योर नहीं है। इतने प्रेस्टीज आपको पता है, इवन दो एम्स की सिस्टम में भी ये साइबर अटैक्स होते हैं। सो इस तरह की सिचुएशन में इंडिया को अपना साइबर सिस्टम जो है वो काफी सिक्योर करना पड़ेगा, सिक्योरिटी एंड वॉल फॉर सिस्टम इम्प्लीमेंट करने पड़ेंगे, ताकि कोई भी तरह के इंट्रूजन और अटैक्स ना हुए। उसके बाद सेंसेक्स, आपको पता है यूएस ने 0.5%, विच इज वेरी ह्यूज नंबर, उन्होंने वो फेडरेशन रेट कट कर दिए थे। उससे क्या हुआ, अपनी सेंसेक्स बढ़ गया, 84,544 में पहुंच गया, 1.63% बढ़ा है। इससे इसके टॉप गेनर एमएनएम और आईसीआईसीआई बैंक रहे हैं। सो दिस इज व्हाट इट इज। सेकेंडली जो है परसेंटेज विन के बेसिस पे टेनिस के टॉप प्लेयर्स कौन से हैं उनके बारे में डिस्कशन किया गया है। और आपको पता है 4 इवेंट्स होते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन, विंबलडन, रोनाल्ड गैरोस एंड यूएस ओपन। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन के राजा मान लो आप नोवाक जोकोविच, 91.3% इन ऑल एस्पेक्ट। सेकंड पे रोजर फेडरर है इन टाइटल्स, बट एंड्रे अगासी है विन परसेंटेज के मामले में। विंबलडन जो है, मतलब मेरे को समझ में नहीं आता विन परसेंटेज का क्या मतलब। अगर वो बंदा वहां पे नंबर ऑफ टाइटल्स का ही होना चाहिए, अगर वो बंदा वो क्वालिफाई नहीं कर पाया या पहुंच ही नहीं पाया, तो उसका फिर विन परसेंटेज तो अपने आप ही कम हो गया, क्योंकि उसका बेस रेट ही कम हो गया। तो इट इज जस्ट फॉर द क्योर केस कि भाई ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, विंबलडन होता है, रोनाल्ड गैरोस होता है, यूएस ओपन है। रोनाल्ड गैरोस क्ले वाले जो मिट्टी वाले गेम में खेलते हैं, उसका तो राफेल नडाल राजा, उसके अकेले उसमें 14 टाइटल्स, उसको और किसी के नहीं है। और इसमें फेडरर जो है इसके खेलते नहीं है एक्चुअली। बाकी जैसे नोवाक के अच्छे खासे टाइटल्स है हर एक उसमें। फेडरर जो है वो विंबलडन में सबसे हाईएस्ट टेकर है। सो दिस इज इट। यूएस ओपन में विनिंग परसेंटेज के हिसाब से पीटी पीट सैम्प्रेस है। रोनाल्ड गैरोस में राफेल नडाल है। विंबलडन में जॉन बोर्ग है। और ऑस्ट्रेलियन ओपन में नोवाक जोकोविक है। ढाका में भाई एथनिक क्लासेस हो गए, ट्राइबल के अंदर, चिटगांव के अंदर। और उनका चिटगांव एक्चुअली आपको मैं बता दूं, मैं गया भी हुआ हूँ वहाँ पे। जो है स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना हुआ है एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के द्वारा। और वहाँ पे भी दंगे हो रहे हैं, तो आई आई डाउट कि वो एक्सपोर्ट शिपमेंट कैसे करते होंगे। इनका इनके बिजनेस पर तो इम्पैक्ट हुआ ही होगा। कीव के अंदर क्या है कि यूक्रेन ने टेलीग्राम को बैन कर दिया है, जो जो गवर्नमेंट ने डिवाइसेस इशू किए हुए हैं। अच्छी बात है। अगर इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन कहीं पे जाता है, आपको पता नहीं है कितना डार्क वेब और
जो इंटरनेट है कितना खतरनाक है, सारी इंफॉर्मेशन और कैसे क्या क्या चीजें ऑलरेडी लोगों के पास है, हमें तो एक्सपोज भी नहीं है। हम एप्लीकेशन का एक्चुअल में चीजें एग्जिस्ट करती है कि नहीं, पर उसकी एप्लीकेशन क्या और उससे क्या मिस हार्म हो सकता है हमें पता भी नहीं रहता। यूएस सीक्रेट ने सर्विस ने एडमिट किया है फेलियर ओवर ट्रम्प असैसिनेशन अटेम्प्ट, दूसरी बार हो चुका है। बट इसके पीछे एक रीजन ये भी है कि कमला हैरिस ने इसका मजाक उड़ाया कि मतलब मेरे घर के आसपास या मेरे को जो आसपास जाता है वो तो सोन डेड हो जाता है, वो पता नहीं ट्रम्प के पास से क्यों पहुंच पा रहा। तो वो एलिगेट कर रही है कि ये माइट भी कॉन्स्पिरेसी हो सकती है। और पाकिस्तान का देख लो, एक ब्लास्फेमी था, उसने थोड़ा सा ये बोला कि भाई थोड़े से रिलीजियस स्टेटमेंट दे दी कि इस बंदे को दबा क्यों रहे हो, या मर गया होगा, उसके बेसिस पे वहां पे उसको गोली मार दी, तो उसको भी खत्म कर दिया, वहीं पे दफना दिया। तो पाकिस्तान इज बुलशिट, एवरीवन इज बुलशिट हु इज नॉट लॉजिकल, आई वुड से। उसके बाद ये है कि फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री आफ्टर 2.5 इयर्स बीएसएनएल के जो है यूजर्स बढ़े हैं लगभग 2.9 मिलियन। तो लगभग 30 लाख, 29 लाख बोल लो, 29 लाख यूजर्स बढ़ गए हैं बीएसएनएल के, और जियो और एयरटेल के लूज हुए हैं। अगर हम किसी भी मार्केट में या किसी भी फील्ड में जब किसी कंपनी का 40% शेयर हो जाता है तो उसको मोनोपोली क्रिएट करके माना जा सकता है। तो जियो का यहाँ पे 40% है, एयरटेल का 33% है, वोडाफोन आइडिया में भी एयरटेल के शेयर है 18.5%। अगर कंबाइन कर लें तो माइट भी एयरटेल बिकम्स बिगर, और बीएसएनएल के 7.6% है। और ये स्टेट रन कंपनी होनी ही चाहिए ताकि प्राइवेट कंपनीज अपने टैरिफ्स को हाइक ना कर सके। आपको पता है जियो ने जैसे अनाउंसमेंट करी 20 से 25%, जो बल्कि जो उनका मोस्ट यूजेबल प्लान है उसमें तो उन्होंने 25-25% किया हुआ है। और वो टैरिफ रेज करते हुए एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ने भी तुरंत कर दिए, तभी तो बीएसएनएल के टैरिफ कम थे तो लोगों ने ज्वाइन करना चालू किया। इसलिए स्टेट कंपनीज का होना बेहतर है, पीएसयूज का होना बेहतर है, जो कि एटलीस्ट सिक्योर्ड एंड गुड एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है, प्लस साथ में यूजर को या एंड कंज्यूमर को बेनिफिट पहुंचाती है एट लोअर प्राइसेस। उसके बाद आईफोन 16 में बेसिकली क्या है, आईफोन 16 है और लगभग 37 मिलियन, लगभग 3.7 करोड़ पीपल ने फर्स्ट डे के प्री ऑर्डरिंग कर रखी थी। और लोगों ने इतना खरीदा, तो आप ये मान सकते हो कि 3.7 करोड़ लोग अमीर हैं इंडिया में। अगर ये अमीर हैं तो आई वुड से कि भाई या फिर इसमें से बहुत सारे अननेसेसरली जस्ट कि फेक और शोजम के चक्कर में वो खरीद रहे हैं, तो उस बेसिस पे दे आर गोइंग टू बी इन रियली बैड सिचुएशन। बाकी ओवरऑल ये है कि अच्छी खासी सेल हुई, 37 मिलियन इज इटसेल्फ इज ए नंबर, क्यूज लगी हुई है हर जगह, कोई 6 बजे जाके पहुंच गया, कोई रात से खड़ा हो गया, कोई कैसे ही हो गया। उसके बाद क्विक कॉमर्स कंपनीज ने भी अच्छा खासा सेल किया है, इसमें 7 मिनट की डिलीवरी कर दिया है। क्विक कॉमर्स कंपनीज में जेप्टो है और ब्लिंकिट है, बिग बास्केट है, इन्होंने डिलीवर किया है और अच्छी खासी सेल हुई है। इसमें 4 मॉडल्स होते हैं, एक होता है बेस मॉडल, एक होता है प्लस मॉडल, एक होता है प्रो मॉडल, एक प्रो मैक्स मॉडल। बेस मॉडल जो है 80 हजार का है और वो 1,85,000 का, 100 रुपए कम। तो उसमें क्या है, यहाँ पे भी देखो प्राइस स्ट्रेटेजी भी लगाता है। 79,900 का क्या ही मतलब, 80 हजार ही होगा, 100 रुपए। जब जो बंदा 79,900 दे रहा है जस्ट टू शो को कि हाँ भाई 80 हजार तो नहीं चाहिए, तो ये एक माइंड स्ट्रेटेजी खेलता है, हर बार ही खेलता है एप्पल तो ये। विवाद से विश्वास स्कीम फ्रॉम अक्टूबर 1 बेसिकली क्या है कि आपको पता है विवाद से विश्वास स्कीम में क्या था कि बहुत सारे एप्लीकेशन पेंडिंग थे और बहुत सारे लोगों ने टैक्स बचा रखा था। उस टैक्स बेसिस पे गवर्नमेंट यह क्या करती है कि हम तुम्हें टैक्स के में बेनिफिट दे देंगे, अगर आप अपने खुद से आते हो और टैक्स पे करते हो तो हम तुम्हें रिलैक्सेशन दे देंगे। तो ये वो स्कीम थी। तो इसका सेकंड फेज जो है वो अक्टूबर से स्टार्ट होएगा। इसमें डिलोइट ने बोला कि 4,83,000 डायरेक्ट टैक्स अपील्स पेंडिंग थी कोर्ट्स के अंदर टू द इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल ऑफ 4 लगभग 5 लाख करोड़ की। और बिफोर द वर्जन विवाद से विवाद विवाद से विश्वास स्कीम 1.0 किक्ड इन। उसके बाद जो है इस स्कीम ने लगभग 30% अपील को रिजोल्व किया है ओवर, जिसमें 54 हजार करोड़ का कलेक्शन हुआ, जिससे गवर्नमेंट को भी फायदा हुआ, उनको भी टैक्स पेयर्स का भी पैसा बच गया। तो दिस इज अ गुड स्कीम आई वुड से, अगर टैक्स पैसा बच रहा है तो। यूरोप ने अनाउंस किया 35 बिलियन लोन, 35 बिलियन यूरो का लोन
टू यूक्रेन। जो आपको पता है अभी विंटर आने वाले हैं, विंटर में एनर्जी का ले चाहिए उसको, जैकेट्स के उस तरह के कपड़े चाहिए, तो उसका लोन दिया है अंडर G7 प्लान। G7 कंट्रीज के बारे में अपन डिस्कशन कर लेंगे। 35 बिलियन यूरो, लगभग $39 बिलियन है। $1 बिलियन के अंदर 8,000 करोड़ के आसपास, मान लो 8300 करोड़ के आसपास आज की वैल्यूएशन के बेसिस पे। इससे $39 को मल्टीप्लाई कर दो तो लगभग मोर देन ओवर, कितना हो गया भाई, बहुत अच्छा खासा ही होगा। 10 में 80,000 करोड़ हो जाते हैं, तो 30 में 8 या 24, 8 का 32, 3 लाख, 3.25 लाख करोड़ के आसपास की चीजें मिलती जा रही है। बट इट इज ए लोन, दे हैव टू रीपे, बट ठीक है। ये यूरोपियन कमीशन प्रेसिडेंट जो है वो अर्सला वोन डेर लेयन है, एंड यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदिमिर जेलेंस्की है। तो ये था। नाइकी ने रिप्लेस कर दिया है सीईओ विद वेटरन हिल। बेसिकली क्या था कि जो करंट सीईओ है जोन डेनोय है, डोनाए हुए, जो कि लॉन्ग टाइम एग्जीक्यूटिव। नाइकी आउस्टेड बेलग्रेड चीफ एग्जीक्यूटिव जॉन डेलोय, ब्रिंगिंग लॉन्ग टाइम एग्जीक्यूटिव एलोड हिल आउट ऑफ रिटायरमेंट इन ए बिड टू रिटर्न द स्ट्रगलिंग एथलेटिक। बेसिकली इनका एक पुराना बंदा था जो अच्छा खासा था, जिसके टाइम में इनका ब्रांड फ्लरिश कर रहा था, तो उसको वापस लेके आ रहे हैं। वो 64 साल का हो चुका है अब। नहीं, वो हिल 60 का, हिल इज 60, replaces CEO with Vandal Hill. Originally joined Nike in 1988 and served as a president of consumer and market before he retired. इनके पास कोई स्ट्रेटेजीज पॉलिसीज है तो ठीक है, और जो एग्जिस्टिंग सी है वो जो है रिटायर हो जाएगा बाद में, अभी वो एज ए कंसल्टेंट ही रहेगा। G7 कंट्रीज में आपको बता देते, ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज होती है। G7 लीडर्स अटेंड ए वर्किंग सेशन एट द 2024 इटालियन G7 समिट इन बोर्गो एक जारी है। जो यानी लास्ट समिट जो 2024 की समिट हुई थी G7 की, वो इटली में हुई थी, बोर्गो एग्नाजिया फसानो इन अपुलिया, ठीक है, इस जगह पे। इसकी कंट्रीज है, कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, जापान है, यूके है, यूएस है। तो 2, 2, 4, 2, 6 और एक सात, इसके साथ में यूरोपियन यूनियन भी इनके साथ है। 25 मार्च 1973 को इसका फॉर्मेशन हुआ था। 51 ईयर्स है को लाइब्रेरी ग्रुप इसको पहले बोलते थे। 15 नवंबर 1975 को, 48 ईयर है को, इसकी फर्स्ट G6 सबमिट हुई थी। उस टाइम पे 6 मेंबर्स है लाइब्रेरी ग्रुप। फर्स्ट G6 सबमिट थी, फाउंडेड एट वाशिंगटन डीसी। लाइब्रेरी ग्रुप बोलते थे, रैम बुलेट को फर्स्ट G6 सबमिट बोलते थे। उसके अलावा बस ग्रुप ऑफ 6 है, अभी ग्रुप ऑफ 8 है रिवर्जन के बेसिस पे। 50th मीटिंग इटली में हुई है। 51st मीटिंग जो 2025 में होगी वो कनाडा में होगी। आज के लीडर है कनाडा जस्टिन ट्रूडो जो है। प्राइम मिनिस्टर है फ्रांस है के है, वो है इमैनुअल मैक्रोन। जर्मनी है चांसलर। इटली है प्राइम मिनिस्टर, उसकी जॉर्जिया मेलोनी है। जापान है फ्यूमियो किसिडा जो कि अभी रिजाइन कर चुके कर देंगे। यूके के है कीर स्टारमर। और यूएस के जो बाइडन जो कि अभी इलेक्शन होने वाला है। यूरोपियन यूनियन में जो है चार्ल्स मिशेल प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन, और अर्सला वोन डेर लेन प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन कमीशन। तो ये है। सो ओवरऑल अगर इसमें देखोगे, अगर आपको याद करना है कि कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूक्रेन, यूके एंड यूएस एंड यूरोपियन, तो G7 के हैं, तो यूरोपियन यूनियन तो याद ही रहेगा। CFG, IJ, UK, US, ऐसे शॉर्ट फॉर्म बना के आप याद कर सकते हो। कुछ पैटर्न चाहिए होंगे तो आई विल एडवाइज यू। सो यूके का डेट जो है 100% ऑफ जीडीपी पहुंच गया। जितनी उनकी जीडीपी है उस उतना ही उनके पास लोन है। तो अगर आप देखोगे 1901 के में उनका लगभग बिलो 50% ऑफ जीडीपी जो है वो लोन था। वर्ल्ड वार के टाइम पे 250% ऑफ जीडीपी वहां पहुंच गया था। और यहाँ पे 2025 के बाद में, जब से 1960s के एरा के बाद में पहली बार जो है ये 100% ऑफ देयर जीडीपी का लोन पहुंच गया। देख लो, इतनी डेवलप्ड इकोनॉमी के पास भी इतना लोन क्राइसिस रहता है। और पाकिस्तान के पास तो फॉरेक्स रिजर्व सिर्फ $9 बिलियन है, $9.5 बिलियन है। उसके पास $100 बिलियन की लोन रीपेमेंट है, तो उसके पास पैसा ही नहीं, तो वो कहाँ से देगा। तो ऐसे हालत है सबकी। उसके बाद ये है कि अमेजन की कंपनी जो एंडी जैसी सीईओ उन्होंने बताया कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन में लार्ज गैदरिंग होती है वो लगभग $100 मिलियन का पैसा खर्च हो जाता है उसमें, और लगभग 830 करोड़ रुपए खर्च हो जाता है सिर्फ मीटिंग्स पे। और ये कह रहा है कि अगर हम ब्यूरोक्रेसी को कट कर देते हैं कंपनी के अंदर, तो लगभग $4.8 ट्रिलियन को ऐड कर पाएगा इकोनॉमिक आउटपुट के अंदर। और इन्होंने ये भी बोला कि हम रिडक्शन करना चाहेंगे मैनेजमेंट लेयर पे, ताकि अननेसेसरी कॉस्ट ना बढ़े, और टाइम वर्क हो सके, एफिशिएंटली वर्क हो सके। और ये कह रहा है कि आई वांट एम्प्लॉय टू लाइक दे
can move fast without unnecessary processes, meetings, mechanism layers that create overhead and waste valuable time. So this is it. Thank you. Thank you for the day.